आज हम जिनसे मुलाकात करने जा रहे हैं, उन्होंने 2019 में एक शुरुआत की, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे माहौल को देखा था जिस माहौल में लोग स्त्री रोगों से संबंधित विषयों पर बात करने से कतराते थे। इसके बाद इन्होंने इंस्टाग्राम में प्रेगानेस्ट नाम से पेज बनाया, जिसमें इन्होंने वीडियो कॉल और वर्कशॉप के जरिए प्रेगनेंसी और स्त्री रोग जैसी परेशानियों पर क्लास ली और इनकी समस्याओं को समझकर समाधान निकाला। इनके इंस्टाग्राम पेज प्रेगानेस्ट पर 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। इनके देश में तो कई क्लाइंट्स हैं। साथ ही ये अब तक 500 से ज्यादा इंटरनेशनल क्लाइंट की मदद कर चुकी हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर सताक्षी मोदी जी से। नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इंटरव्यू सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं गाइनो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सताक्षी मोदी जी से। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि क्या आप शुरू से ही डॉक्टर बनना चाहती थी या कुछ और सपना था? मैं शुरू से ही बनना चाहती थी, हमेशा से मेरा मुझे मतलब पढ़ते-पढ़ते ही मुझे ये था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। ओके। और उसके लिए मैंने कोचिंग क्लासेस ली, एग्ज़ाम्स दिए, 1 साल का ड्रॉप भी लिया लेकिन वो हो नहीं पाया। जी। तो फिर डॉक्टर से रिलेटेड फ़ील्ड मैंने फिज़ियोथेरेपी चूज़ किया। ओके। उसमें भी जब मैं अंदर डीप में गई तो मुझे पता चला कि हमें एमबीबीएस के फ़ील्ड्स के साथ-साथ फिजियोथेरेपी के एग्जाम लाइक पढ़ाई अलग से करनी पड़ती थी, तो एमबीबीएस और फिजियोथेरेपी दोनों का एक कॉम्बिनेशन था। तो काफ़ी डीप में हमें पढ़ाया जाता है हमारे ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में, उसके साथ साथ हमारे ह्यूमन स्ट्रक्चर में हम एक्सरसाइजेस कैसे अप्लाई करेंगे ये सब भी उसमें पढ़ाया गया। तो एक तरह से मेरा जो मन में हमेशा से तमन्ना थी वो बहुत अच्छे तरीके से पूरी हो गई। जी, तो हमें ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि आप फिज़ियोथेरेपी अभी जानती हैं, जी। फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं आप। जी। तो मोस्टली जो बैक पेन की जो प्रॉब्लम होती जी। है, तो उससे कैसे निपटा जाए? बैक पेन बहुत बार पोस्चरल होता है। हुँ, हुँ। आपका पोस्चर अगर करेक्ट है, जी। तो बैक पेन से बहुत बार बचा जा सकता है। कई बार हम जैसे बैठते हैं, जैसे ड्राइव करते हैं, जैसे हम टीवी देख रहे होते हैं, उससे जी। बैक पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई चोट लगी है, उस वजह से बैक पेन हो। जी। जो कॉमन बैक पेन होता है, जो हर किसी को होता है, स्पेशली महिलाओं को जो होता है, वो जी। तो हार्मोनल वो पोस्चरल होता है। तो उससे बचने के लिए सबसे पहले तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से होता ये है कि आपके मसल स्ट्रांग होते हैं। जी। आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं कि हमने ये दवाई खा ली या मैंने ये कुछ मशीन लगा ली, उससे मैं ठीक हो गई, तो वो ठीक होना सिर्फ़ कुछ दिनों के लिए होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल स्ट्रांग होते हैं। जी। आपके मसल्स स्ट्रांग होंगे तो वो आपके बोन को, आपके बैकबोन को मोर ज़्यादा अच्छे से होल्ड कर पाते हैं। तो जी। आपका बैक पेन उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से कम होता है। उसके साथ-साथ आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपका पोस्चर सही हो। जैसे अगर मैं ऐसे बैठी हूँ या मैं फ़ोन चलाते-चलाते लेट रही हूँ ऐसे, तो उससे भी बहुत बार बैक पेन की समस्या आ जाती है। जी। तो बेसिकली मैं तो ये फ़ोकस करती हूँ कि एक्सरसाइज़ आप ज़्यादा करें ताकि आपकी बॉडी अंदर से स्ट्रॉन्ग हो। और ये बाहरी चीज़ें जो थोड़ी-सी देर के लिए आपको राहत देती हैं, उन्हें जी। अवॉइड करें। एक्सरसाइज़ेज़ ज़्यादा करने से आप खुद से ही स्ट्रॉन्ग होंगे, तो बैक पेन ऑटोमैटिकली आपका कम हो जाएगा। जी। ये बताइए कि प्रेगनेंसी के दौरान जो बीपी या शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, जी। तो क्या डाइट और एक्सरसाइज से उसे कंट्रोल किया जा सकता है? जी, कुछ हद तक हम इसे मैनेज कर सकते हैं। अ, आपको जो गायनेकोलॉजिस्ट आपकी मेडिसिन्स देती हैं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके साथ-साथ जैसे शुगर है आपको, तो उसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। अब वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता ये है कि बहुत बार प्रेगनेंसी के हार्मोन्स कुछ ऐसे होते हैं, जिस वजह से आपको आपके शुगर लेवल फ्लक्चुएट होने लगता है और ये बेबी के आने के बाद चला जाता है। तो जी। आप उस टाइम पे ये कर सकते हैं कि आप एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लें।
उसके साथ साथ आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए पर्याप्त। आपको प्रोटीन मिल सकता है अंडे से, पनीर से। आप अगर वेजिटेरियन हैं तो आप छोले खाइए, छोले में भरपूर मात्रा में पनीर होता है, राजमा में पनीर होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोले कुलचे खा रहे हैं, बॉईल करके उसकी चाट बना के, चाट इन द सेंस आप उसमें कुछ ककड़ी, टमाटर, प्याज वगैरह डालकर खा सकते हैं। उसके साथ साथ सोयाबीन में बहुत प्रोटीन होता है, सोयाबीन चंक्स में बहुत प्रोटीन होता है, तो आप उसकी टिक्की बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं। इन सब ये चीजें यूज करके आप प्रोटीन की मात्रा अपने डाइट में बढ़ा सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन खा सकते हैं, आप एग्स खा सकते हैं। उसके साथ साथ आप प्रोटीन पाउडर, आपके डॉक्टर आपको लिख कर देंगे तो आप वो खाइए। उसके साथ साथ ऐसी चीजें अवॉइड करनी होती हैं जिनमें बहुत अधिक मात्रा में शुगर है, जो तुरंत आपके शुगर लेवल को बढ़ा दे। जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक्स ले लीजिए, एकदम से वो आपके शुगर को स्पाइक कर देंगे, या ऐसी चीजें जिनमें तुरंत आपको ग्लूकोज एकदम से हमारी बॉडी को मिल जाता है, ऐसी चीजें हमें अवॉइड करनी है अगर जेस्टेशनल डायबिटीज है। उसके साथ साथ जैसे कि हमने बात की बीपी जी, तो कई बार हाइपरटेंशन भी हो जाता है, वो भी प्रेगनेंसी के हॉर्मोन्स की वजह से फ्लक्चुएट होता है। और इसमें भी ध्यान ये रखना होता है कि आप नमक थोड़ा कम खाएं। अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग आ रही है तब भी आपको नमक थोड़ा कम खाना है। उसके साथ साथ तली हुई चीजें, भुनी हुई चीजें, ऐसी चीजें हमें अवॉइड करनी है जिससे हमारा बीपी और बढ़ जाए। उसके साथ साथ ऐसी कुछ एक्टिविटीज कि आप एकदम से घबराहट हो रही है, या आप तेज तेज चल रहे हैं या भाग रहे हैं, ऐसा कुछ आपको अवॉइड करना चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम बात करें एक्सरसाइज की, तो जेस्टेशनल डायबिटीज और हाई बीपी दोनों को हम थोड़ा सा हद तक मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेज। तो एक्सरसाइजेज में सबसे इजी होता है कि आप 20 मिनट तक हल्की हल्की वॉक करें। बहुत तेज वॉक नहीं करना है, हम उसे ब्रिस्क वॉक बोलते हैं। तो ब्रिस्क वॉक आपको करनी है अराउंड 20 to 30 मिनट्स रोज। वो अगर आप कोई और एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए भी ये पर्याप्त होती है। उसके अलावा कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज हैं जैसे अनुलोम विलोम व्यायाम, आपके जो आपके हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में आपकी मदद करेंगे। उसके साथ साथ एक होता है पर्स्ड लिप ब्रीदिंग, जिसमें आप अपने होठों के थ्रू आप हवा को छोड़ते हैं और नाक से सांस अंदर लेते हैं। इससे भी आपका ब्लड प्रेशर काफी हद तक मैनेज हो सकता है जी। तो ये बताइए कि ये तो हो गई प्रेगनेंसी के दौरान जो हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए और क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन नॉर्मली जो एनीमिक पेशेंट होते हैं उनको क्या सलाह देंगी आप डाइट को लेकर? अनीमिया का जो डाइट होता है वो मेनली हमें आयरन रिच फूड खाना होता है जी। तो अब आयरन हमें मिल सकता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से, हरी पत्तेदार सब्जियां। उसके साथ साथ अखरोट खाइए, अनार खाइए, चुकंदर खाइए, पालक खाइए। इन सारी चीजों में आपको आयरन भरपूर मात्रा में मिल जाएगा जी। उसके साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको एक आयरन की हमेशा आयरन या जी, कैल्शियम, या आयरन। आयरन कैल्शियम की आपको हमेशा टैबलेट्स दी जाती हैं। फैरिक एसिड, फॉलिक एसिड, सॉरी मैं वही याद करने की कोशिश कर रही थी, फॉलिक एसिड की टैबलेट्स आपको दी जाती हैं। तो उसके साथ साथ आप हमेशा ये याद रखिए कि उसके साथ कैल्शियम आपको तुरंत नहीं लेना है, क्योंकि होता ये है कि आयरन और कैल्शियम के चैनल्स जो अब्जॉर्ब हमारी बॉडी करती है, तो वो दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं जगह के लिए। जैसे एक सीट है, एक चेयर है, इसमें आयरन को भी आना है, कैल्शियम को भी आना है। अब दोनों झगड़ेंगे कि मुझे ही इस सीट पे बैठना है, तो वो थोड़ा सा आयरन का अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप जब आयरन का टैबलेट ले रहे हैं तो तुरंत बाद आप कैल्शियम का ना लें, या तुरंत बाद दूध ना पिए। उसके साथ साथ विटामिन सी आपके आयरन के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो आप आयरन के बाद विटामिन सी की एक टैबलेट खा सकते हैं, या कुछ ऐसा खा सकते हैं जिसमें विटामिन सी होता है, जैसे कि संतरा है, मौसम्बी है, नींबू है, ये सारी चीजें आप सिट्रिक फूड जिसे हम सिट्रिक फूड्स वो आप खा सकते हैं जी। उसके साथ साथ जैसे बहुत बार लोगों को ये होता है कि चुकंदर खाई नहीं जाती है, जैसे कि मैं भी चुकंदर खाने में बहुत नाक सिकोड़ती हूँ। तो आप उसके लिए ये कर सकते हैं कि आप उसकी एक बॉईल करके प्यूरी बना लीजिए,
उसे आप आटे में ऐड कर लीजिए। इन चीज आप पालक के साथ कर सकते हैं कि पालक की प्यूरी बना के ऐड कर लीजिए आटे के साथ और उसकी चपाती बनाकर खा लीजिए। जी। तो ये सारी चीजें आप थोड़े से डाइट में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। और नॉन वेजिटेरियन फूड में भी जैसे कि लिवर होता है, जो कि जिसे हम कलेजी बोलते हैं, उसमें भी काफी आयरन होता है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो आप डेफिनेटली वो खा सकते हैं। उसके अलावा जो वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, पालक, अखरोट और मुनक्का, तो ये सारे अखरोट और मुनक्का आप जब भी खाएं तो थोड़ा सोक कर दें उन्हें, रात भर के लिए फुला दीजिए, फिर सुबह उठकर खाइए, तो वो काफी फायदेमंद होता है। किशमिश काफी फायदेमंद होती है। खजूर, आप 3 से 4 खजूर एक दिन में खा सकते हैं, तो इससे भी आपका अनीमिया काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। जी, बिल्कुल। ये बताइए कि अभी आपने जो एक्सरसाइज़ बताई थी हमें, जो प्रेगनेंसी के दौरान बीपी या शुगर होने के समय हम करते हैं, लेकिन नॉर्मल प्रेगनेंसी में किस तरह की एक्सरसाइज़ करनी चाहिए और वो कितनी सेफ होती हैं? साथ ही ये भी बताइए कि कौन-सी एक्सरसाइज़ नहीं करनी चाहिए? जी, प्रेगनेंसी में आप प्रेगनेंसी को हम 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं। जी। पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही। पहली तिमाही में बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, आपको काफ़ी हद तक ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उस दौरान अबॉर्शन का खतरा ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो उस टाइम पे अगर आप पहले से एक्सरसाइजेस करते आ रहे हैं, जैसे अगर आप 5-6 साल से योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आप कंटिन्यू जिम जाते हैं पिछले 5 साल से या 3 साल से, तो उस टाइम पे आप वही एक्सरसाइजेस कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हुए हैं और तुरंत बाद आप ये सोचें कि मैं अभी ही एक्सरसाइज शुरू कर दूं, तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक्सरसाइजेज एकदम से अवॉइड करनी चाहिए। हालांकि आप ऐसी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो कि आपके गर्दन पे फोकस करती हैं या आपके शोल्डर पे फोकस करती हैं। आपको ऐसी एक्सरसाइजेस अवॉइड करनी है जो आपके कोर पे फोकस करती हैं या आपके पेल्विक एरिया पे फोकस करती हैं। तो पहली तिमाही में ये प्रिकॉशंस हैं। दूसरी तिमाही में आप जनरली योगा शुरू कर सकते हैं, आप वॉकिंग शुरू कर सकते हैं। योगा के साथ साथ आप अगर जिम जाना चाहते हैं तो अपर बॉडी वेट्स कर सकते हैं या बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तीसरे तिमाही में हम ज्यादा फोकस करते हैं हमारे पेल्विक एरिया की तरफ, हमारे पेल्विक एरिया की तरफ और हमारी थाइस की तरफ। तो हमें तीसरी तिमाही में ये चाहिए कि हमारे पैर स्ट्रांग हो, कि वो हमारे बच्चे का वेट ले सकें और डिलीवरी के समय हमें मदद कर सके। तो ऐसी एक्सरसाइजेस पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि एक बहुत कॉमन आपने देखा होगा, डक वॉक होता है। तो वो हम तीसरी तिमाही में 8वें 9वें महीने से वो एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं, कि आपका जो पेल्विक एरिया है वो जी। वहाँ की मसल्स थोड़ी रिलैक्स हो, थोड़ी स्ट्रेच हो जी। और डिलीवरी में आसानी हो। जी। तो ये बताइए कि एक्सरसाइज़ कहा जाता है कि एक्सरसाइज़ करते रहो तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, या फिर मतलब क्या चांसेस हैं कि अगर एक्सरसाइज़ करेंगे तो 100% नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, या कुछ कहा नहीं जा सकता? देखिए, 100% तो किसी चीज की गारंटी नहीं जी। होती है। तो एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइजेस करने से ये नहीं होता कि आपकी 100% नॉर्मल डिलीवरी होगी। एक्सरसाइज करने से होता ये है कि आपकी बॉडी बहुत स्ट्रांग बन जाती है। जी। आपके पैरों की मसल्स, आपके बैक की मसल्स, आपके चेस्ट की मसल्स, आपके हाथों की मसल्स, ये सारी स्ट्रांग बन जाती हैं। जी। तो आपको डिलीवरी के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कई लोगों को बहुत बैक पेन होता है, या कई लोगों को अपर बैक में पेन होता है, कई लोगों को लोअर बैक में पेन होता है, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस से आप बच सकते हैं अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज करते हैं। इसके साथ साथ प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज करने का फायदा ये होता है कि बेबी तक ऑक्सीजन ज्यादा जाती है, उसके ब्रेन डेवलपमेंट में मदद होती है। तो ये बहुत सारे अलग अलग फायदे होते हैं एक्सरसाइजेस के। लेकिन डिलीवरी के टाइम हम ये नहीं बोल सकते कि एक्सरसाइज की हमने तो हमारे 100% गारंटी है कि डिलीवरी नॉर्मल ही होगी। और क्योंकि होता ये है कि जैसे बेबी, आप डिलीवरी रूम में गए और अचानक से बेबी की हार्ट रेट बढ़ गई, हुँ। या अगर आप डिलीवरी रूम में गए और माँ का बीपी बढ़ गया, जी। तो उस टाइम पे हमें कई बार इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ता है। और इमरजेंसी सी सेक्शन सिर्फ इस वजह से नहीं होता कि बीपी बढ़ गया, हार्ट रेट बढ़ गया, कई बार बच्चे की ग्रोथ कम है,
कई बार मदर को कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि जिससे तुरंत ही हमें बेबी को बाहर निकालना पड़ता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी हो रही थी और फिर उसके बाद आप डायलेट ही नहीं हो, लाइक आपका सर्विक्स ही डायलेट नहीं है, उसे हम स्टॉल्ड लेबर बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे थे, दर्द आ रहा था, लेकिन आते आते बंद हो गया। तो अब उस टाइम पे हम क्या करेंगे, हमको बच्चे को जल्दी निकालना पड़ेगा, तो हमें फिर सी सेक्शन करना पड़ता है। तो ये ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जी। कई बार वो कहते हैं नाल भी गले में फंस गई, वो सब भी तो प्रॉब्लम्स। एक नाल होती है तो भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो जाती है, कई बार 2 नाल होती है, एक नाल 2 बार फंस जाती है, तो फिर क्या होता है कि अब छोटी नाल है तो बेबी कैसे बाहर आएगा। क्योंकि मेरी एक पेशेंट थी जो खुद ही गायनेकोलॉजिस्ट थी, तो उनका जब टाइम आया डिलीवरी का, तो उनकी बेबी की दो बार कॉर्ड लूप थी, तो वो मुझसे ये कह रही थी कि मैं इतनी डिलीवरीज कराती हूँ जिनके बच्चे की एक नाल होती है गले में, लेकिन मेरे बच्चे की 2 थी, तो मैं खुद नहीं अपनी नॉर्मल डिलीवरी करा पाई। तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि उन्होंने ऑल्दो पूरे 9 महीने एक्सरसाइजेस की थी, वो पूरी एक्टिव थी पूरी तरह से, लेकिन फिर भी सिचुएशन ऐसी बनी उस टाइम पर कि उन्हें सी सेक्शन करवाना पड़ा। तो 100% गारंटी तो नहीं है, पर हम अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर सकते हैं। हाँ, यानी चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप एक्टिव रहते हो पूरे 9 मंथ्स, या फिर एक्सरसाइज करते रहते हो। जैसे पुराने लोग कहते थे कि भाई आराम मत करो, हाँ, चलते फिरते रहो तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि बीपी भी अपन कंट्रोल कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं या आप एक्सरसाइज वॉक कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें हम कुछ हद तक मैनेज कर सकते हैं एक्सरसाइजेस से, तो फिर हम सी सेक्शन के चांसेस को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। जी। आजकल एक और चीज देखने में आई है कि जो मदर होती हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, वो बहुत जल्द अपना वापस वो फिगर पा लेना चाहती हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कितना सही है? देखिए, आपकी बॉडी एक इंसान बना रही है, आप कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं कर रहे हैं कि आपका तुरंत एकदम से आप बाउंस बैक हो जाएंगे। बहुत सारी मदर्स मेरे पास भी ऐसी आती हैं कि मैंने 15 दिन पहले बेबी को डिलीवर किया है, अब मुझे मेरा पेट अंदर चाहिए। तो आप ये सोचिए कि आपको 9 महीने लगे, आपकी बॉडी को 9 महीने लगे एक इंसान को बनाने में, एक बेबी को बनाने में। उस दौरान आपकी बॉडी कितने सारे चेंजेस से गुजरी है, ये हम सोच भी नहीं सकते। हमारी जो यूट्रस होता है वो छोटा सा होता है, ओके, अराउंड इतना, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान उसे अपने साइज से कई गुना बढ़ना पड़ता है। उसके कारण हमारे सारे ऑर्गन्स थोड़ा थोड़ा सिकुड़ जाते, उन्हें जगह बनानी पड़ती है बेबी के लिए, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। तो उसके साथ साथ हमारी बॉडी में और ये चेंजेस आते हैं कि हमारे बॉडी में ब्रेस्ट चेंजेस आ रहे हैं, हमारे हिप्स में चेंजेस आते हैं, हमारी बॉडी की थोड़ी सी एनाटॉमी चेंज हो जाती है, और उसके साथ साथ हमारे हार्मोन्स भी बहुत सारे चेंज हो जाते हैं। तो एकदम से हम ये नहीं कह सकते कि मुझे वापस मेरा प्री प्रेगनेंसी वेट चाहिए या मुझे वापस मेरा प्री प्रेगनेंसी फिगर चाहिए। कुछ मदर्स क्या करती हैं कि अपना जो प्री प्रेगनेंसी वेट है या प्री प्रेगनेंसी फिगर है उसकी चाह में वो खाना कम कर देती हैं। अब इससे होगा ये कि उनका ब्रेस्ट मिल्क कम बनेगा, वो कम बनेगा तो फिर बेबी को वो प्रॉपरली फीड नहीं करा पाएंगे, बेबी को प्रॉपर फीडिंग नहीं दे पाएंगे तो बेबी भी वीक होगा। अब बेबी वीक होगा तो उसका इम्पैक्ट मदर पे आएगा कि मेरा बच्चा क्यों कमजोर हो रहा है। तो ये एक साइकिल है, आप इस अपने आप को एकदम से इसमें मत ढकेलिए। उसके साथ साथ कुछ मदर्स ये चाहते हैं कि तुरंत ही वो ऐसी एक्टिविटीज करने लग जाए कि एकदम से हमारा वेट कम हो जाए, जैसे कि क्रंचेस कर रहे हैं, प्लैंक्स कर रहे हैं, जंपिंग जैक्स कर रहे हैं, या एकदम से कार्डियो में चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी हील हो रही है, आपकी बॉडी एक बहुत सॉर्ट ऑफ इंजरी से उभर रही है, क्योंकि आपका यूट्रस भी पहले बड़ा हो गया है, अब वो छोटा धीरे धीरे सिकुड़ सिकुड़ के छोटा होगा, वापस अपनी जगह पे जाएगा, आपकी बॉडी के जो सिस्टम्स है वो वापस अपनी वर्किंग पे आएंगे। तो आपको प्रॉपर डाइट लेना है और धीरे धीरे आपको अपने प्री प्रेगनेंसी वेट पे आने की कोशिश करनी है। अब धीरे धीरे कैसे, आप पहले ऐसी एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे कि तुरंत ही मेरा 5 किलो वेट कम हो जाए। आप पहले ये फोकस करेंगे कि आप अपने कोर को मजबूत करें, क्योंकि कोर पे ही आपके बेबी का वेट मोस्टली आता है, क्योंकि आपका कोर पहले ऐसा होता है, प्रेगनेंसी के दौरान वो ऐसा हो जाता है। तो आपको कोशिश करनी है कि ये कोर वापस से पहले जुड़ जाए,
आप अगर ऐसी एक्सरसाइज करेंगे कि आप एकदम से जंप कर रहे हैं या दौड़ने लग गए हैं एकदम से, तो वो वापस नहीं आ पाएगा, और ऊपर से आपको उल्टा बैक पेन की समस्या और एडिशनल आ जाएगी, या फिर इनकॉन्टिनेंस की समस्या और आ जाएगी। जी। तो ऐसी सब चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। धीरे धीरे आप कोर पे फोकस कीजिए, स्ट्रेंथ बिल्ड कीजिए, उसके बाद आप कार्डियो पे जाइए या जंपिंग जैक्स और वगैरह वगैरह। जी, ये बताइए कि पेल्विक फ्लोर प्रोलैप्स क्या होता है? पेल्विक फ्लोर प्रोलैप्स, सबसे पहले मैं बताती हूँ पेल्विक फ्लोर क्या होता है। जी। ठीक, तो ये समझ लीजिए एक झूला है, ठीक है। इस पे आपके इंटरनल ऑर्गन्स रखे हैं। अब इंटरनल ऑर्गन्स में रखा है आपका यूट्रस, आपकी बच्चेदानी, आपका यूरिनरी ब्लैडर, आपका जिसमें हमारी पेशाब इकट्ठी होती है। उसके बाद आपका रखा है रेक्टम। अब ये तीनों चीजें ऐसे एक झूले नुमा चीज में रखी हुई है। जब प्रेगनेंसी होती है तो ये जो बेबी का वेट है, जैसे अभी ये जो झूला है ये 5 किलो वेट ले पा रहा है, जब प्रेगनेंसी होती है तो उसे हम लगभग 10 गुना वेट एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये मान लेते हैं हम। तो समझ लीजिए हम 50 किलो का वेट उस पर रख रहे हैं, तो अब ये झूला क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये मसल्स थोड़ी वीक हो जाती हैं। अब मसल्स वीक हुई आपके पेल्विक फ्लोर की, तो बहुत बार ऐसे होता है कि आपका जो गर्भाशय है वो वहां बाहर आने लगता है। इस चीज को हम पेल्विक फ्लोर प्रोलैप्स बोलते हैं। तो अब इसके लिए हमें करना क्या होता है कि इसके लिए आपको पेल्विक फ्लोर को अपने स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। कई बार आपने सुना होगा कि कुछ लोग जब छींकते हैं या खांसते हैं तो उन्हें पेशाब बाहर आ जाती है। जी। इसे हम कहते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो जब आपका पेल्विक फ्लोर वीक है, जब आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हैं, तो ये समस्या आपको हो सकती है। उसके साथ साथ आपका ये जो यूट्रस है वो भी बाहर आ सकता है। इसकी 3-4 डिग्रीज होती हैं, कुछ कुछ ओल्ड एज में भी ये समस्या होती है। और बेसिकली जो हमारा पेल्विक फ्लोर है वो हमारी कोर मसल्स हैं। अब कोर आपको मैं एक सरल लैंग्वेज में बताती हूँ कि आप एब्स देखते हैं जो एक्टर्स के, वो हमारी कोर मसल्स होती हैं। तो जो हमारा पेल्विक फ्लोर है वो भी हमारी कोर मसल्स से कनेक्टेड होता है। तो जब आप इन मसल्स को ट्रेन करते हैं, हम एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज होती है एक कीगल्स, उसके थ्रू आप इसे ट्रेन कर सकते हो। उसके साथ साथ और भी एक्सरसाइजेस होती हैं, लेकिन कीगल्स ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो सिर्फ पेल्विक फ्लोर पे फोकस करती हैं। तो कीगल्स में आपको बेसिकली करना ये होता है कि आपको यूरिन होल्ड करने की कोशिश करनी होती है 5 सेकेंड तक, उसके बाद आप ढीला छोड़ दीजिए। तो आप बार बार ये रिपीट कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, होल्ड कीजिए और ढीला छोड़ दीजिए। तो ये करने से हमारी पेल्विक फ्लोर की मसल्स थोड़ी सी स्ट्रेंथन होती हैं। तो ये इस समस्या से काफी हद तक आपको प्रिवेंट किया जा सकता है। जी। एक और टर्म यूज होती है डायस्टेसिस रेक्टी, ये जी। क्या है? डायस्टेसिस रेक्टी होती है मेनली अराउंड 85 to 90% ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल्स में ये देखने को मिलती है। जैसे कि मैं बता रही थी कि हमारी कोर मसल्स ऐसे होती है, जब प्रेगनेंसी होती है पेट बढ़ता है तो ये मसल्स ऐसी हो जाती है। तो आप जब प्रेगनेंसी के तुरंत बाद देखते हैं तो आपको पेट के बीच में आप अगर उंगलियां डालेंगे तो आपकी उंगलियां अंदर चली जाएंगी। ये होता है डायस्टेसिस रेक्टी। तो ये गैप जो आ जाता है कोर मसल्स में, इसे हम बोलते हैं डायस्टेसिस रेक्टी। अब अगर ये कई बार ये 4 फिंगर्स गैप होता है, जैसे ही आप बेबी का बर्थ होता है तो उस टाइम पे ये गैप ज्यादा होता है। आप अगर 3 महीने बाद देखेंगे तो मसल्स खुद से ही हील होने लगती हैं। जी। तो ये गैप काफी हद तक कम हो जाएगा। जैसे कि पहले भी मैं बोल रही थी कि आप तुरंत ही जंपिंग एक्टिविटीज पे मत जाइए, तुरंत ही कोर एक्सरसाइजेस ना कीजिए। उसका रीजन यही था कि आपकी कोर काफी वीक है। आप प्रेगनेंसी के तुरंत बाद कोर काफी वीक होती है, तो आप क्या, अगर आप ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिसपे कोर पे फोकस होता है, जैसे आप क्रंचेस कर रहे हैं या आपने प्लैंक किया या आप सिटअप्स कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों से आपकी कोर मसल्स पे और ज्यादा असर पड़ेगा। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को प्रेगनेंसी के बाद भी ऐसे लगता है कि प्रेग्नेंट है, तो इससे ही डायस्टेसिस रेक्टी कहते हैं। और बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो डायस्टेसिस रेक्टी सेफ हैं, तो उनसे शुरुआत करनी चाहिए हमें प्रेगनेंसी के बाद। उसके बाद आप धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करें। जी।
इस पर बताइए कि कई बार ये होता है कि महिलाओं को प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद जस्ट बाद अपने काम पर लौटना होता है और बेबी जी को भी फीड कराना है, जी तो फिर वो कैसे कैसे पॉसिबल हो, ये क्या तरीका है? उसके लिए आजकल फॉर्मूला फीडिंग होता है, फॉर्मूला आता है जिसे आप घोल के बेबी को बॉटल में दे सकते हैं। जी। उसके अलावा एक और होता है पंपिंग, ब्रेस्ट हम्म। मिल्क पंपिंग। तो इलेक्ट्रिकल पंप्स आते हैं और मैनुअल पंप्स भी आते हैं। तो आप पंप करके, आपका ब्रेस्ट मिल्क पंप करके आप इसे स्टोर कर सकते हैं अपने फ्रीजर में। जी। आजकल विदेशों में काफी ट्रेंड है ब्रेस्ट मिल्क पंप करके स्टोर करने का, और वो स्टोर करके रखते हैं। और जब बेबी को जरूरत होती है, जैसे आप काम पर जा रहे हैं और कोई है नहीं फीड कराने के लिए और आपको ब्रेस्ट मिल्क ही फीड कराना है, तो वो ब्रेस्ट मिल्क आप फ्रिज से, फ्रीजर से बाहर निकालिए, 1-2 घंटे में वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा, तो आप जी। उसके थ्रू आप फिर बेबी को फीड कर सकते हैं। जी। क्योंकि आजकल बहुत सारी मदर्स वर्किंग ही होती हैं, जी बिल्कुल। और बहुत सारी मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी होती है, उनका फॉर्मूला फीडिंग पे भरोसा नहीं होता है। बिल्कुल। और आजकल गाय का या भैंस का दूध देना इज लाइक हम पता नहीं क्या दे रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल। मिलावट इतनी होती है तो प्योर नहीं है। प्योर नहीं जी। होता है। जी। तो एक ब्रेस्ट पंपिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप पंप कीजिए अपना मिल्क, स्टोर कीजिए, बेबी के लिए रख कर जाइए। और आजकल ऑफिसेज में भी एक पंपिंग स्टेशन होता है, मेट्रो सिटीज में भी ये सुविधा अवेलेबल है। जी। एक पंपिंग स्टेशन होता है, तो मदर्स के लिए एक डेडिकेटेड रूम होता है जहाँ पे वो जैसे 8 घंटे की जॉब कर रही हैं, तो वो बीच में 2-3 ब्रेक्स लेके ब्रेस्ट मिल्क पंप करके अपने साथ जो फ्रीजर है वहाँ उनके ऑफिस में, वहाँ पे स्टोर कर सकती हैं और बाद में बेबी के लिए फीड करने के लिए यूज कर सकती हैं। ओके। तो ब्रेस्ट फीडिंग की अगर बात आ गई है, ये तो जो प्री मैच्योर जो बेबी होते हैं जी उनके फीडिंग को मतलब किस तरह कराया जाएगा? देखिए, जो प्री मैच्योर बेबीज होते हैं उनकी मदर्स के लिए ब्रेस्ट मिल्क बनाना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। कई बार ये होता है कि 7th मंथ में बेबी बॉर्न हो गए या 8th मंथ में हो गए और बेबी आईसीयू में है, तो हम फीड कैसे कराएं? बिल्कुल। तो और बच्चा इतना छोटा होता है कि वो डायरेक्टली ब्रेस्ट फीडिंग तो कर नहीं पाता है। बिल्कुल। तो उनके लिए या तो जो नर्सेज होती हैं वो सिरिंज से फीड कराते हैं, या फिर आप ये छोटी उंगली से इससे फीड करा सकते हैं। तो उसके लिए भी एक स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है, जो मदर के लिए भी और बच्चे के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता ये है कि उसमें आप बच्चे को आप अपने सीने से लगा के रखते हैं। इससे ये होता है कि बच्चे को भी एक सेफ एटमॉस्फेयर मिलता है, मदर के अंदर भी कुछ हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, मदर को ये पता चलता है कि मेरा बच्चा बाहर है, तो उसकी बॉडी भी ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन में उसकी हेल्प करती है। तो ये जो स्किन टू स्किन है, ये तो मैं हर मदर को सलाह देती हूँ, भले ही आपका बेबी प्री मैच्योर हो या फुली मैच्योर हो, आप स्किन टू स्किन कीजिए। इवन फादर्स भी स्किन टू स्किन कर सकते हैं, क्योंकि जब बेबी अंदर होता है तो सबसे पहला साउंड क्या सुनता है? वो आपके हार्ट बीट। और जब आप बेबी को ऐसे रखते हैं तो वो बहुत क्लोज रहता है आपकी हार्ट बीट के, तो बेबी बहुत सेफ महसूस करता है। और एक स्किन टू स्किन टच का एक जो फीलिंग होता है वो अलग ही होता है। जी बिल्कुल। तो बेबी के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है ये चीज, और मदर्स के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। एक बहुत कॉमन चीज हो रही है आजकल, जिसे हम कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो स्किन टू स्किन से ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन से भी बचा जा सकता है। ओके। तो जैसे हम जानते हैं कि हेल्दी डाइट माँ और बच्चे दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन जैसा कि हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं कि केसर का दूध पियो या नारियल खाओ या रसगुल्ले खाओ तो बेबी मतलब फेयर होगा, उसका कॉम्प्लेक्शन, ये कितना सच है और कितना मिथ है? अच्छा, अगर ये सारी चीजें हम किसी वेस्ट इंडीज के इंसान को कराएं तो जी तो बिल्कुल। जेनेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जी किसी भी बच्चे का हाइट कैसी होगी, बिल्कुल। किसी बच्चे का आई कलर कैसा होगा, बाल कैसा होगा, स्किन कलर कैसा होगा, तो ये खाने से ऐसे नहीं होता कि हम उसके कॉम्प्लेक्शन को चेंज कर पाए। पर सिंस ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं तो हम फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ, एटमॉस्फेयर का भी फर्क जी पड़ता है, जहाँ जी, आप जहाँ रह रहे हैं उस जगह वहां का रह भी। रहे हैं, आपके जीन्स का बहुत असर बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल। आपके माता के जीन्स, आपके पिता के जीन्स, आपके दादा के, नाना जी के, बिल्कुल। सभी के जीन्स कंबाइन करके एक बच्चा बनता है। जी बिल्कुल।
आप इंडिया के साथ साथ आउट ऑफ इंडिया भी आप कंसल्ट करती हैं अपने पेशेंट्स को, जी। तो ये कैसे मैनेज कर पाती हैं आप? मैनेज तो करना पड़ता है क्योंकि बहुत बार टाइम डिफरेंसेस होते हैं। जी। कई बार जैसे मेरे जो शाम के सेशंस होते हैं, हुँ। वो उनके यहाँ सुबह मॉर्निंग 7:30 हो रहा होता है। हाँ, कई बार जो मेरे मॉर्निंग के सेशंस होते हैं, उनके यहाँ 9 o'clock हो रहा होता है शाम बिल्कुल, का। जी। तो ये जो टाइम डिफरेंस है, ये बहुत बार तो मुझे समझ में नहीं आता था शुरू में। हुँ। और मैं इतना कंफ्यूज हो जाती थी कि ये टाइम क्या है। इवन हुँ। अभी भी मेरी एक क्लाइंट है जो ऑस्ट्रेलिया की हैं, ओके। वो कभी मुझे बोलती है कि आप 3:30 पे मिलिए हुँ। ऑनलाइन। तो हुँ। मुझे ऐसे लगता है कि वो 3:30 मेरे टाइम की बात कर रही हैं। ओके। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपको 11 बजेंगे जब मेरा 3:30 ओके। होगा। तो हुँ। वो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कई बार। तो होता ये है कि हम बेसिकली ऑनलाइन ही कंसल्ट करते हैं, और मैनेज तो कैसे भी अब टाइम ज़ोन देख के गूगल पे कि मेरे यहाँ इतने बज रहे हैं तो उनके यहाँ बिल्कुल। कितने बज रहे होंगे, ऐसे करके कंसल्टेशन होता है। जी। बट आजकल इतनी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि आपको ऐसे लगता नहीं है कि आप इतना दूर हैं। हुँ। आपको ऐसे लगता है कि आप पास से ही कंसल्टेशन कर रहे हैं। तो जी। ऑनलाइन तो काफ़ी ईज़ी हो गया है आजकल, क्योंकि आप जो मेरा फ़ॉर्टे है, तो उसके लिए तो मुझे लाइव वीडियो कॉल पे ही करना पड़ेगा, उसके अलावा मैं बिल्कुल। कुछ और कर ही नहीं सकती। जी। तो ऐसे हम टाइम सेट करते हैं, उसके बाद दोनों का टाइम मैच होता है, फिर हम एक मीटिंग सेट करते हैं, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो डिस्कस करने के बाद मैं एक्सरसाइजेस बता देती हूँ या कुछ और सॉल्यूशन है वो बताती हूँ। फिर उनको फॉलो करने के लिए बोल देती हूँ कि आप ये 8 दिन फॉलो कीजिए, 10 दिन फॉलो कीजिए, आप 15 डेज़ फॉलो कीजिए। उसके बाद हुँ। बीच-बीच में मैं फॉलो अप भी लेती रहती हूँ कि कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे। एक बार तो फिर भी जैसे अगर एक्सरसाइजेज़ हैं तो आप मेरे सामने, मैं करवा के दिखाती हूँ कि हुँ। आप गलत ना करें। हुँ। क्योंकि वो मेरे सामने नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो गलत करें और उन्हें फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाए। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं। थोड़ा-सा हेक्टिक हो जाता है कि अगर आप सामने से किसी को कंसल्टेशन दे रहे हैं, तो वो ज़्यादा ईज़ी होता है कि आप बिल्कुल। ऐसे करिए, लेकिन जी। ऑनलाइन में थोड़ा-सा होता है, पर अपने बताने में, उनके समझने में हाँ, कुछ फ़र्क हो फ़र्क हो सकता सकता है। है। तो जी। वो एक बार तो एक्सरसाइज़ करा के देखनी ही पड़ती है मुझे। जी। ये बताइए कि प्रेगनेंसी के दौरान मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान, और मैं अपनी तरफ से पोस्टपार्टम का भी बता जी, देती हूँ। बिल्कुल। प्रेगनेंसी के दौरान तो आपको बहुत पैम्परिंग मिलती है। हर कोई आपका ख़्याल रखता है, बेटा ये खाओ, बेटा जी, वो खाओ, बिल्कुल, बेटा बिल्कुल। अच्छे होना, बेटा ये, बेटा वो। तो प्रेगनेंसी के दौरान आप काफ़ी हैप्पी गो लकी मूड में रहते हैं। हुँ। हुँ। लेकिन कई बार आपको स्ट्रेस इस बात का होता है कि मैं बच्चे को कैसे हैंडल करूँगी? मेरे करियर का क्या होगा? जी। अब मैं बच्चे के साथ मेरे करियर को कैसे मैनेज करूँगी? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में बार-बार आ सकती हैं। उनके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके साथ-साथ मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आपकी अगर कोई हॉबी है, जैसे कि किसी को पेंट करना पसंद है, किसी जी। को सिंगिंग पसंद है, तो वो सब आप कंटिन्यू रखिए आपकी प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये ना सिर्फ़ आपको अच्छा फ़ील कराएगा, आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा, बल्कि आपके बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा जी, होगा। बिल्कुल। तो ऐसी एक्टिविटीज़ कीजिए जो जो आपको पसंद हैं, और अफ़र्मेशंस अफ़र्मेशंस जैसे कि आप बोलिए कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं ये सब कर हैंडल कर सकती हूँ। खुद को एक अफ़र्म कीजिए कि मैं जो भी कर रही हूँ वो उसमें मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरी बॉडी मेरे लिए जो कर रही है वो एक मेरे लिए बहुत अच्छा है, जो मेरे साथ हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। ये सारे अफ़र्मेशंस आप रोज़-रोज़ रिपीट करिए, तो कहीं न कहीं आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएँगी। जी। उसके साथ-साथ आप कलरिंग बुक्स ले सकते हैं और उनमें कलर कर सकते हैं। इससे आपका माइंड बाकी चीज़ों से डाइवर्ट हो जाएगा और आप सिर्फ़ कलरिंग पे फ़ोकस रखेंगे। उसके साथ-साथ मेडिटेशन तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप कोई भी म्यूज़िक लगा लीजिए, बस बैठ जाइए जी, और अपनी साँस पे फ़ोकस कीजिए। बिल्कुल। इसके साथ-साथ एक होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। जी। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता ये है कि आपके जो प्रेगनेंसी के कुछ हार्मोन्स हैं, वो एकदम से डिक्रीज़ होते हैं, जैसे कि जैसे ही बेबी आ जाता है। तो ये हार्मोन्स क्या करते हैं कि आपके मूड स्विंग्स काफ़ी कराते हैं। कई बार आपको ऐसे लगेगा कि मैं बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ। हुँ। हुँ। कई बार ऐसे आपको लगेगा कि मैं जानती ही नहीं बच्चा कौन है, क्योंकि हुँ। आप शुरू में समझ ही नहीं पाते हो कि बच्चे को क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, बच्चा क्यों रो रहा है, बच्चे को कैसे शांत कराना है। ये सब चीज़ें आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती हैं। और शुरू में जो हार्मोन लेवल्स है, जो 6 वीक्स तक, इनिशियल जो 6 वीक्स होते हैं पोस्टपार्टम के,
वो हार्मोन लेवल काफी, एक हार्मोन का लेवल काफी कम हो जाता है, उससे भी आपको ये सारे मूड स्विंग्स, ये सारी फीलिंग्स आ सकती हैं। अगर ये सारी फीलिंग्स रहती हैं आफ्टर 2 और 3 मंथ्स, तो आपको एक साइकोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि आजकल कुछ ऐसे केसेस भी आ रहे हैं कि मदर्स ने सुसाइड कर लिया बिकॉज ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो फादर्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी वाइफ को वैसे ही पैम्पर करे जैसे प्रेगनेंसी में कर रहे थे, और उनका भी उतना ही ख्याल रखें जितना कि बेबी का ख्याल रखा जा रहा है। जी बिल्कुल। आपने शौक की बात की तो एक पर्सनल सा सवाल मेरा है कि आपके और क्या शौक हैं? मुझे पर्सनली डांस का काफ़ी शौक है, ओके। और मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, जी। और पेंटिंग, कलरिंग, क्विलिंग, ये सारी चीज़ें ओके। मुझे बहुत पसंद है। ओके। तो चलते-चलते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी बॉडी को जानिए, आप अपनी बॉडी के बारे में समझिए, उसके बाद कोई फ़ैसला लीजिए। जैसे कि हम एकदम से वेट लॉस की तरफ चले जाते हैं, एकदम से हमें लगता है कि मैंने ये सोचा है तो मेरी बॉडी अब ये कर देगी। तो आपको अपनी बॉडी को समझना होगा, आपको एकदम से कोई चीज़ फ़ोर्स नहीं करनी है अपने आप पे। टेक योर टाइम और अपनी बॉडी को समझिए। उसके साथ-साथ जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, तो आप ऐसे मत सोचिए कि मेरी लाइफ ही खत्म हो गई है। प्रेगनेंसी एक नया जीवन होता है एक औरत का, और एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी होती है। इसे आप एंजॉय कीजिए, ना कि स्ट्रेस लीजिए। और इवन पोस्टपार्टम भी आपको एंजॉय करके ही स्पेंड करना है। ऐसे नहीं है कि बेबी आया तो मैं कैसे हैंडल करूँ ये सब चीज़ें। जी, तो बिल्कुल। हर चीज़ को, हर फेज़ को एंजॉय कीजिए और अपनी बॉडी को समझिए, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लीजिए। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो थैंक में यू, आने के लिए थैंक और यू। हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर शताक्षी मोदी जी से, जिन्होंने प्रेगनेंसी को लेकर काफ़ी डिटेल में हमारे साथ चर्चा की। उम्मीद करते हैं आप इससे लाभ ज़रूर उठाएँगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।